हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो दोस्तों मैंने प्रश्न लिए हैं वो जो मैंने कल की जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने 15 प्रश्न लिए थे, तो आज भी मैं 15 प्रश्न उसी के आगे लूँगा। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड पार्ट मान सकते हैं। तो जो पुराने वर्षों में जो 2016 का जो प्रैक्टिस सेट था उसको मैंने ये सॉल्व करवाया है, तो उसके आज हम 15 सेट को लेंगे। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। लेकिन टॉपिक में चलने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में शेयर भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब देरी नहीं करते हैं, आप सीधा चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम सेटअप ए टीचर फैसिलिटेट लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट, यानी कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक को ऐसे वातावरण को उपलब्ध करवाकर अधिगम को सुगम बनाता है जो कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा हमारा सही होगा उसको हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है समावेशन को हतोत्साहित करके। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जहाँ पे हतोत्साहित हो रहा है तो वो एकदम गलत आंसर हो जाएगा, वो एकदम नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है। अब बात करते हैं अगले विकल्प की, तो आवृत्ति को बढ़ावा देकर। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे रिपीटेशन, यानी कि बार बार रिपीट करना। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तक हमको सही लग रहा है, बट आगे और देखते हैं। खोज को प्रोत्साहन देकर, ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देकर यानी कि डिस्कवरी को प्रमोट करके, क्या ये सही हो जाएगा? ये भी कहीं ना कहीं तक हद तक सही है। और क्या ये चौथा हो जाएगा यानी कि नियामक पर? ठीक है, क्या ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही विकल्प है एकदम करेक्ट जो ऑप्शन है, जो कि ये प्रश्न दोस्तों 2 से 3 बार रिपीट भी हो चुका है, तो जो बोर्ड ने जो सही माना है वो इसको माना है आवृत्ति को बढ़ावा देकर। ठीक है ना, यानी कि इनकरेज रिपीटेशन। आवृत्ति को बढ़ावा देकर हम बच्चे को उस वातावरण में एक अच्छा सुगम माहौल उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा एक वातावरण और उपलब्ध करवा सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये पहला प्रश्न था। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि, देखिए मैं आपको बता दूं कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है ना, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर जी ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है? 8 प्रकार की। ठीक है ना, 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसमें कि हमारी जैसे कि भाषाई बुद्धि हो गई, तर्कपूर्ण बुद्धि हो गई है ना, स्थानिक बुद्धि हो गई, संगीत बुद्धि हो गई और गतिक बुद्धि हो गई है ना, और अंतर्वैयक्तिक, प्राकृतिक। तो इस टाइप की ये 8 प्रकार के उन्होंने बताया है। और मैं जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं हार्वर्ड गार्डनर जी को अच्छे से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम दोस्तों विकल्प पे देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या सुझाता है? इसमें पहला विकल्प हमारा कह रहा है शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना। हाँ, ये कहीं ना कहीं तक ठीक लग रहा है, बट 3 विकल्प और हैं, उनको भी हम देखते हैं। अगला विकल्प हमारा कह रहा है कि क्षमता भाग्य है। क्या कह रहा है? कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। तो ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अब बात करते हैं अगले विकल्प की। तो हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीक़ों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों विकसित हो सके। तो ये भी कहीं ना कहीं तक इतना सटीक विकल्प नहीं जा रहा है। अगले विकल्प की अगर हम बात करें तो बुद्धि को केवल, देखिए जहाँ पे बात आ जाए केवल की, ओनली की, तो वो हमेशा होता है नेगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, तो नेगेटिव टैग वर्ड जो केवल है वो एकदम नेगेटिव होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही कौन सा होगा? विकल्प नंबर पहला हमारा जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों के माध्यम से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप में बात करती है। ठीक है, मतलब एक लड़की है 5 साल की, वो टी शर्ट को तय करके रख रही है, यानी कि घरिया के रख रही है। तो वो अपने आप से बात कर रही है, मतलब अपने मन से बात अपने आप बोल रही है, वो बात कर रही है। ठीक है, तो लड़की के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कौन सा कथन एकदम करेक्ट होगा, यानी कि सही होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों आज के विकल्प की। तो विकल्प हमारा क्या कह रहा है कि पहला विकल्प कह रहा है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के, देखिए जीन पियाजे सामाजिक नहीं, सामाजिक कौन होगा, सामाजिक होगा वाइगोत्स्की। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, सामाजिक कौन होगा, सामाजिक होगा वाइगोत्स्की, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जीन पियाजे और अगले 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 विकल्प की दोस्तों हम बात करें अगर, तो जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जो जीन पियाजे और जो लेव वाइगोत्स्की जी हैं, जो इसकी जो व्याख्या करेंगे, बच्चे की जो व्याख्या करेंगे, वो जैसे उसकी बच्चे की माँ अनुकरण करती है उसी तरीके, जैसे उसकी माँ जैसे व्यवहार करती है उसी तरीके से बच्चा भी करेगा। मतलब जैसे कि मम्मी जैसे कि कुछ काम कर रही होती हैं या प्रेस कर रही होती है, कपड़े को तय लगा के रख रही होती है, तो अपने आप में कभी कभी आपने खुद देखा होगा कि आपकी माता और मेरी मम्मी भी कभी कभी जब बैठी हो अकेले काम कर रही होती कमरे में, तो वो अपने आप में बातें करती हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आपने भी देखा होगा अक्सर ये। तो यही चीज़ें जब बच्चा देखता है तो वो अपनी माँ को जो बातें होती हैं उसी तरीके से वो बच्चा भी व्यवहार करता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, ठीक है। तो जिस तरीके से उसकी माँ व्यवहार कर रही उसी तरीके से बच्चा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे किसका क्या एकदम सटीक हो जाएगा, तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा और बाकी दो विकल्प पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अनुकरण के रूप में इसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने इनको माना है, ठीक है। तो ये आज का हमारा हो गया दूसरा प्रश्न। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों बात करें अगर अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है कि जेंडर क्या है, यानी कि जेंडर मतलब जेंडर क्या है, ये पूछा गया है। जेंडर क्या है, तो जेंडर देखिए मैं आपको बता दूं कि एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स, ठीक है। तो जेंडर और सेक्स में क्या अंतर है उसको हम लोग देखते हैं। तो जेंडर देखिए, जेंडर हमारा क्या है, तो जेंडर हमारा आ जाएगा सामाजिक संरचना है, याद रखना। जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। बट अगर हम यहीं पे बात कर दें सेक्स की, तो वो क्या है, तो वो एक जैविक संरचना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जेंडर जो है वो सामाजिक संरचना है और जो सेक्स जो है वो जैविक संरचना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गई जेंडर की बात। अब इसी में दोस्तों आता है एक जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी कि लिंग रूढ़िबद्धता, ठीक है ना। तो वो भी आता है, तो उसको मैं आगे उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है, रूढ़िबद्धता के बारे में। जो कि आप सब जानते हैं कि जमाने से चीज़ चला आ रहा है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, लड़का अगर बॉय जो होता है छोटा बच्चा, वो रोने लगता है तो मम्मी कहते हैं लड़का होकर रो रहा है। तो ये चीज़ें जो रूढ़िबद्धताएँ चली आ रही हैं, है ना, कि लड़की को ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए या लड़का रोता क्यों है, लड़के रोते नहीं हैं, तो ये सब रूढ़िबद्धताएँ हैं। ये क्या, कौन सी रूढ़िबद्धताएँ हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप इनको हम बोलते हैं। उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा, अगर बात की जाए जेंडर की, तो जेंडर हमारा है सामाजिक संरचना, ठीक है। अगर बात कर दिया जाए सेक्स की, तो वो है हमारा जैविक संरचना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लेई वाइगोत्स्की ने समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि को वरीयता देंगे, ठीक है। ये कौन कह रहे हैं, वाइगोत्स्की साहब की थ्योरी बताना है कि सामाजिक संरचना सिद्धांत के को दृढ़ विश्वास रखने वाले जो शिक्षक होते हैं उसमें आप कौन सी विधि पे वरीयता देंगे। तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है तथ्यों पर आधारित प्रत्यय स्मरण के प्रश्न पर। दूसरा विकल्प हमारा कह रहा है वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न पर। तीसरा कह रहा है सहयोगी प्रोजेक्ट पर, या चौथा कह रहा है हमारा मानकीकृत परीक्षण पर। अब इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। जो है कोलैबोरेटिव मतलब क्या होता है, सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है। सहयोगी प्रोजेक्ट कैसे सही होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप सब जानते हैं कि जो वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, कौन सा, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो वाइगोत्स्की किसके लिए जाने जाते हैं, वाइगोत्स्की जाने जाते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए, ठीक है। और इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों आपको पता होगा कि सामाजिक अंतःक्रिया एक होता है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और इसी में बताया है कि जो अंतःक्रिया के माध्यम से क्या होता है, लैंग्वेज को सीखेंगे। ये कौन कह रहे हैं, वाइगोत्स्की कह रहे हैं। बच्चे जो होते हैं एक दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखेंगे, ठीक है ना।
तो अंतःक्रिया ही बालकों की सोच और क्या नाम है कि व्यवहार को निरंतर में बदलाव लाता रहता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास उनके उनके अन्य व्यक्तित्व को, है ना, अन्य व्यक्तियों को और उनके संबंधों को जोड़ने में काम आता है। कौन काम आता है? ये सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है ना। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो होते हैं, वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि जब बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, एक दूसरे से अंतर संबंध बनाएंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है? सहयोग हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर, सहयोगी प्रोजेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होता है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता ये होता है कि हर एक व्यक्ति की अलग अलग रुचि होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग पसंद होती है, तो वही कहलाता है व्यक्तिगत विभिन्नता। यानी कि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसकी जो कि अलग अलग होती है, उसकी सोच अलग होगी। मान लो हमारी सोच अलग है, आप लोगों की सोच कुछ अलग है ना। मुझे अगर काला कलर पसंद है, मेरा फेवरेट कलर काला है, तो आपका नीला हो सकता है या पीला हो सकता है। तो ये कुछ विभिन्नताएं हैं। ये कैसी? तो व्यक्ति की अपनी अपनी विभिन्नताएं होती है, इन्हीं को हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं अगर बच्चों में है, मतलब कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरीके से क्या कार्य करना चाहिए, तो उसमें विकल्प को देखते हैं कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। बिल्कुल सही बात है कि भाई अगर बच्चे में अगर कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता हैं तो शिक्षक क्या करेगा? भाई शिक्षक बच्चे से बातचीत करे, ठीक है ना। शिक्षक क्या करे? बच्चे से बातचीत करे और उस बच्चे की जो दृष्टिकोण है उसको समझे, ठीक है। लेकिन अभी 3 विकल्प और हैं, उनको भी हम देखते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम, बिल्कुल नहीं, ये विकल्प गलत हो जाएगा जहाँ कठोर नियम आ जाएगा, ठीक है। शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके, नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चे को उनके अंकों के, नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अंकों के आधार पर उनका नामित किया जा सके, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? अगर बच्चों में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता है, अगर कक्षा में है, तो क्या होगा भाई? टीचर क्या करेगा? बच्चों से बातचीत करे, उसकी समस्या को सुने, उसके दृष्टिकोण को महत्व दे, है ना। बच्चा क्या कहना चाहता है उसको सुने, उसको फिर निवारण करे। तो यही सब चीज़ें हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो बच्चों से बातचीत और उसके दृष्टिकोण को महत्व देना, इस तरीके से क्या नाम है कि शिक्षक को ये क्रिया करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अगले प्रश्न। तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। देखिए, आकलन क्या होता है, यानी कि असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जो होता है कि बच्चे की फीडबैक लेना, है ना। बच्चे का संपूर्ण जानकारी कि बच्चा कितना आगे बढ़ा है, बच्चा क्या क्या सीखा है, उसके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आए हैं। तो यही सब चीज़ें, बच्चे का हर एक चीज़ देखना, मतलब उसको टेस्ट लेना गलत हो जाएगा। उसका सब बच्चे के हर एक चीज़, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, कैसा भी हो, सब चीज़ों को देख के उसका हम आकलन करते हैं कि बच्चे में क्या चेंजमेंट आए हैं, ठीक है। तो वही मतलब हो रहा है आकलन। तो आकलन का उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, उसमें ऑप्शन देखते हैं, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, क्या ये सही हो जाएगा? या अगला विकल्प कह रहा है कि विद्यार्थियों की उपलब्धता में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तुलनात्मक, देखिए जहाँ पे तुलना आ जाएगा तो वो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बात करते हैं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, बिल्कुल गलत। अगले विकल्प की अगर हम बात करें तो इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त हो, बिल्कुल सही बात है, ये एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आप सब जानते हैं कि आकलन कैसा होता है, तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है, ठीक है। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, देखिए जब आकलन के द्वारा जब क्या होता है कि बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं, जो गलतियां होती हैं, अगर उसका ज्ञान अगर हम लोगों को होता रहे, ठीक है, उसका अगर ज्ञान होता रहे, जिससे क्या हो कि वो अपनी कमियों को, बच्चों को अगर जो बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं, अगर उसका ज्ञान बच्चे को होता रहे तो वो क्या करेगा? बच्चे अपनी कमियों को क्या करेगा? दूर करता जाएगा, ठीक है। बच्चा अपने जब कमियों को दूर करता जाएगा, इससे क्या हेल्प होगी? इससे हेल्प ये होगी कि शिक्षकों को प्रतिपुष्टि इससे प्राप्त हो जाएगा। प्रतिपुष्टि मतलब यानी कि टीचरों को फीडबैक प्राप्त होता रहेगा इससे, ठीक है। तो ये एकदम चौथा विकल्प जो है एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। अब दोस्तों बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है, यानी कि इन चारों विकल्पों में से शिक्षक की क्या भूमिका है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा है अनुमति परक, क्या ये हो जाएगा? सुविधादाता, क्या ये हो जाएगा? सत्तावादी, क्या ये हो जाएगा? या अधिनायकीय, क्या ये हो जाएगा? तो इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार जो टीचर होगा वो टीचर कैसा होगा? टीचर बच्चों के लिए क्या होगा? सुविधादाता के रूप में होगा। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो टीचर होगा, टीचर की भूमिका जो होगी वो सुविधादाता के अनुसार होगी, यानी कि फैसिलिटेटिव के रूप में होगी। ठीक है ना, बच्चों को सुविधा प्रदान करता है टीचर। ठीक है, तो उसका जो भूमिका होगी टीचर की वो किसके फॉर्म में होगी? तो वो होगी सुविधादाता के फॉर्म में। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि बालकों की जो कमियां होती हैं वो टीचर दूर करे, मतलब जो टीचर हो वो बालकों की कमियों को दूर करे और उससे कैसा मैत्रीपूर्ण यानी कि अच्छा संबंध बनाए बच्चे के साथ में। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी? सुविधादाता के रूप में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं, मतलब कि एक विविध कक्षा में, विविध का मतलब क्या होता है? डाइवर्स। ठीक है, विविध कक्षा का मतलब क्या होता है? डाइवर्स क्लासरूम। और अनुसंधान का मतलब दोस्तों क्या होता है? अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम। अब बाकी हम बात करते हैं आगे विकल्प में, तो विकल्प में क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों के अधिगम के साथ नहीं मानी जानी चाहिए, क्या ये सही हो जाएगा? कि विद्यार्थियों के अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती, क्या ये हो जाएगा? कि विद्यार्थियों के अधिगम पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती, क्या ये सही हो जाएगा? या विद्यार्थियों के अधिगम पे एकमात्र निर्धारक होती, ये सही हो जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें मैं देखता हूं। देखिए जहाँ पे आ जाएगा नहीं वो एकदम करेक्ट, अगर नेगेटिव पूछा जाए तब तो सही है। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव तो पूछा नहीं जा रहा, तो क्या कि विद्यार्थियों के अधिगम के साथ में कोई संबंधित नहीं है क्या ये? तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी बात कर दी जाए कि विविध क्लासरूम देखिए बच्चों के लिए विविध डाइवर्स क्लासरूम तो बिल्कुल होना चाहिए, है ना। डाइवर्स क्लासरूम का मतलब क्या होता है कि अगर अलग अलग भाषा वाले बच्चे आ रहे हैं, जैसे एक पंजाबी बच्चा है, एक सरदार जी का बच्चा है ना, एक बढ़िया पंडित जी का बच्चा है, एक मुस्लिम बालक है, तो वो क्या होगा कि उनकी जो लैंग्वेज, जो अलग अलग क्षेत्र के जो बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनमें क्या होगा? लैंग्वेज में परिवर्तन होगा। तो मान लो पंजाबी जानते हैं, तुम हरियाणवी जानते हो, तो हरियाणवी तुम हमको सिखाओ, हम तुमको पंजाबी सिखाएंगे। तो ये होता है डाइवर्स क्लासरूम का मतलब। तो डाइवर्स क्लासरूम का मतलब ये संबंधित नहीं है, मतलब विद्यार्थियों के अधिगम से संबंधित नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल है संबंधित। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा, क्या ये प्रभाव नहीं छोड़ना? बिल्कुल छोड़ता है भाई। अगर एक डाइवर्स क्लासरूम है, अगर हम तुमको पंजाबी सिखा रहे हैं, तुम हमको हरियाणवी लैंग्वेज सिखा रहे हो, तो इसका प्रभाव तो पड़ रहा है ना। ठीक है, इसके बाद अगला विकल्प हमारा क्या कह रहा है? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बिल्कुल सही बात है। तो ये विकल्प नंबर जो तीसरा हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षिका की अपेक्षा जो विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगा, यानी कि हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेगा विद्यार्थियों के अधिगम के लिए, विविध क्लासरूम जो होता है। ठीक है, तो विविध क्लासरूम का मतलब क्या होता है? डाइवर्स क्लासरूम। ठीक है दोस्तों। तो अब अगर बात करें दोस्तों यहीं पे हम अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, यहीं पे हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। ठीक है, मतलब कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या होते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो कि मान लो कि थोड़ा सा उनको कम दिखाई दे रहा है बच्चों को, या विकलांग बच्चे हैं, ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, जो उनको विशेष टाइप की चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए किसमें? विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, बिल्कुल गलत होगा ये। ठीक है भाई, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी तो बच्चे हैं, उनका भी तो पढ़ने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। तो विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। बात करते हैं शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षण के प्रति जो दृष्टिकोण है, विषय वस्तु है और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, ये एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इसका जो दूसरा विकल्प है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि विविध विविध प्रकार के सामाजिक, देखिए विविध यहाँ फिर आ गया यानी कि डाइवर्स फिर आ गया, तो विविध प्रकार के यानी कि डाइवर्स प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभव को बढ़ाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये दोस्तों, प्रश्न एकदम सटीक है कि जो विविध प्रकार का जो क्लासरूम होता है उसमें विविध एक क्लासरूम में अगर अलग अलग विविध डाइवर्स टाइप के बच्चे आ रहे हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्र के, समाज उनका अलग हो और एक गरीब बच्चा हो, एक अमीर बच्चा हो, तो ये आ जाएगा आर्थिक में, है ना। और सांस्कृतिक रूप से मतलब जो अलग अलग क्षेत्र के पृष्ठभूमि के जो बच्चे आ रहे हैं एक ही क्लासरूम में, तो ये कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम में अनुभवों को बढ़ाती है। बिल्कुल सही बात है, बढ़ाती तो बिल्कुल है। अब विकल्प को हम देखते हैं कि ये कथन कौन सा है, इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इसमें पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि मतलब अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन है कैसा है, तो ये कथन है सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये कथन तो एकदम सही है, ये तो हमें भी पता है कि कथन एकदम सही है, लेकिन इससे जो कक्षा जो है वो अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये एकदम गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए गलत तो है ही नहीं, ये जो बोला गया है प्रश्न में, ये बात एकदम करेक्ट है। तो जहाँ पे गलत वाला है वो तो पहले ही गलत हो जाएगा। अब बचा कौन सा, चौथा। तो चौथा क्या कह रहा है कि सही है, यानी कि ये जो कथन कहा गया है ये एकदम सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ये वाला एकदम सही है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, इसके पहले वाला जो प्रश्न था मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे जब एक ही क्लास में, विविध प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो एक ही क्लासरूम में बैठते हैं, तो एक दूसरे से वो अपने अपने कौशल को सीखते हैं। अगर हमने बताया था, अगर मुझे पंजाबी आती तो हम अपने दोस्त को पंजाबी सिखाएंगे, मेरा पंजाबी हरियाणवी है तो वो मुझे हरियाणवी लैंग्वेज सिखाएगा। तो इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं बच्चों के विकास में, बच्चों के कौशल को सीखने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कि करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा। ठीक है, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न हमारा सिर्फ इतना कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा, अगर बच्चा जो है वो सुनने में थोड़ा सा असमर्थ है, मतलब उसको थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है, ठीक है, या नहीं भी सुन पा रहा है, बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है, तो इन चारों विकल्पों में से कौन सा एकदम करेक्ट होगा विकल्प, उसको हम देखते हैं। तो पहला विकल्प दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, पहला विकल्प हमारा कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। बिल्कुल एकदम करेक्ट बात है कि अगर मान लो कोई बच्चा है थोड़ा सा कम सुन पा रहा है या बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है, तो क्या है, क्या वो अच्छा नहीं कर सकता किसी क्षेत्र में? बिल्कुल कर सकता है भाई। वो उसको विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है यदि उस बच्चे को थोड़ी सी सुविधाएं दे दी जाएं। जैसे किस टाइप की सुविधा, अब मान लो सुनने में उसे दिक्कत आ रही है तो लिख के उसको बताया जाए, ठीक है, लिख के बताया जाए उसको इस तरीके से, तो उसको अलग अलग जो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सामग्री होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग सामग्रियों के थ्रू उसको पढ़ाया जाए या सिखाया जाए। अगर ये सारी सुविधाएं हम बच्चों को दे देंगे तो बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स देगा और बच्चा अच्छा प्रदर्शन करेगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसमें तो दोस्तों पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा, बट 3 विकल्प और हैं उनको भी हम देख लेते हैं कि नियमित विद्यालय में अपने सहयोगियों के समान कभी प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। बिल्कुल गलत बात है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाने, नहीं, जहाँ पे आ जाएगा ही तो वो एकदम गलत। वो बोल रहा है कि जो श्रवण असमर्थ वाले बच्चे हैं, यानी कि जहाँ पे उन्हीं बच्चों को मतलब जिनको सुनाई ना देने वाला जो बच्चे होते हैं उन्हीं का एक स्पेसिफिक विद्यालय होता है, उन्हीं में भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए यहाँ पे हमारा एक इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ जाएगा, यानी कि समावेशी शिक्षा भी आ जाएगी। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा क्या होती है कि नॉर्मल बच्चों के साथ में हम ऐसे बच्चों को जो कि थोड़ा सा सुनने में असमर्थ है उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठाएं ताकि उनको अलगाव का भाव पैदा ना हो, लेकिन जो सुनने में असमर्थ बच्चे हैं उनको हम थोड़ी सी सुख सुविधाएं दे दें, जैसे कि कुछ हम उनको टूल्स दे दें जिसके थ्रू वो अच्छा प्रदर्शन कर सके, अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चौथे विकल्प में केवल आ गया तो बिल्कुल गलत बात है, तो विकल्प नंबर पहला हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
तो अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है। इन चारों विकल्पों में से कौन सी विशेषता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की है। तो पहला विकल्प हमारा क्या कह रहा है कि वह बहुत ही तुकमिजाज होता है, क्या ये सही हो जाएगा। वह रस्म व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना या डोलना, क्या ये सही हो जाएगा। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, क्या ये सही हो जाएगा। या चौथा विकल्प ये हो जाएगा, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वह ऊब जाता है, क्या ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर चौथा, क्योंकि रीज़न ये होता है, देखिए रीज़न ये होता है कि जब बच्चे को कोई टॉपिक जैसे आ रहा होता है, जैसे आप लोगों में से कई सारे लोग जो अपने स्कूल के टाइम पे टॉपर रहे होंगे, आपको अगर कोई टॉपिक आता है, अगर वही टॉपिक टीचर कुछ महीनों या कुछ दिनों के बाद दोबारा पढ़ाते तो क्या आपका मन लगता था पढ़ने में? नहीं लगता था, क्योंकि भैया हमें वो टॉपिक आता है तो हम मन नहीं लगता है। अगर टीचर ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, क्लास में आप ऊब जाते हैं, अरे ये तो टॉपिक हमको आता है भाई, ये हमारा मन नहीं लग रहा, तो उस टॉपिक में दोबारा आप उसमें ध्यान ही नहीं देंगे, ऊब जाएंगे। तो वही चीज़ ये हो रहा है कि यदि कक्षा में की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, प्रतिभावान बच्चों के लिए अगर चुनौतियाँ अधिक पूर्ण नहीं हो, मतलब अधिक चुनौती नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और वो क्या करता है, ऊब जाता है। कौन ऊब जाता है? प्रतिभावान बच्चा ऊब जाता है। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस तरीके से एक टीचर जो है वो प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी अधिगम को किस तरीके से बढ़ा सकती हैं उसको हम देखते हैं इन चारों विकल्पों के माध्यम से। तो पहला विकल्प हमारा कह रहा है वह विद्यार्थियों में प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, तो देखिए प्रतियोगिता का प्रोत्साहन देकर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रतियोगिता में कुछ बच्चे आगे निकल जाएंगे, कुछ बच्चे पीछे रह जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये भेदभाव वाला सीन हो रहा है। ठीक है, तो प्रतियोगिता को प्रोत्साहन बिल्कुल भी नहीं करना है। विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, बिल्कुल सही बात है, मतलब बच्चे का जो जीवन है उसके साथ में संबंधित करके, उसके साथ में जोड़ के बच्चों को विषय वस्तु पढ़ाना चाहिए। पर दो विकल्प और हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अधिगम में छोटी छोटी वस्तु उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, बिल्कुल गलत बात है। और ड्रिल और अभ्यास करने, ड्रिल और अभ्यास बिल्कुल नेगेटिव टैगलाइन है। और ये जो तीसरा विकल्प है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी अगर उपलब्धि अगर बच्चा हासिल कर रहा है तो क्या करेंगे, क्या आप उसको हर बार पुरस्कार दोगे? नहीं, उससे बच्चे की आदत खराब हो जाएगी, उसकी आदत लग जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका विकल्प नंबर दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा कि बच्चों को या विद्यार्थियों के जीवन के साथ में जोड़ के, उस सब्जेक्ट को उनके जीवन के साथ में जोड़ के बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, जिससे उसको अधिगम को अच्छी तरीके से, प्रभावी अधिगम को अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इसका विकल्प नंबर दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के अपने अंतिम और लास्ट प्रश्न की। तो अब चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अब दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, आज का अंतिम प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसमें दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इन मतलब ये चार कथन दिए गए हैं, ये जो चार कथन दिए गए हैं इनमें ये बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला हमारा कथन कह रहा है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बच्चे जो जानकारी कैसे सक्रिय प्राप्त करता है, याद रखिएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चे पर्यावरण में सक्रिय अन्वेषक हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें दूसरे बी नंबर भी सही है, सी नंबर भी सही है, डी नंबर भी सही है। तो ऐसा विकल्प देखेंगे कौन सा सही है, तो बी भी सही है, सी भी है और डी भी। ये विकल्प नंबर जो चौथा हमारा है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आज मैंने टोटल 15 प्रश्न लिए थे CDP के, जो कि पुराने वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में अच्छे तरीके से सफल हुआ हूँगा। तो अगर दोस्तों आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में जो भी CTET की तैयारी या UP टेट की या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास में भी सेंड भी कर दीजिएगा, उनके पास में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं कल के अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।